रितेश नंदन। अब आपका यहाँ से सैंपल सेट सॉल्यूशन शुरू होगा और ये आपके एग्जाम तक चलेगा। तो आप हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाए ताकि जो भी कुछ नोट करना हो आप नोट कर सकें। और यहाँ से हम सेट भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ओसवाल का, जैसा कि मैंने कहा था, सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड 041 का पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप तैयार हो जाइए। और हाँ, जो चैनल पे नए नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3000 एंड 525। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो या फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। तो यहां पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, एचसीएफ ऑफ 3000। तो 3000 को आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? इसको आप इसको रफली कैलकुलेट कीजिए और टिक कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 30 इंटू 100 और इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और 100 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। दूसरा नंबर है 525। तो 525 को कैसे करेंगे हम लोग? इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। और अब दोनों से देखिए, दोनों में कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है। तो सबसे पहले क्या कॉमन है? इसमें कितने 5 है? 1 2 और इसमें भी 2 5 है। इसमें 3 कितने हैं? 1, इसमें 1। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 75। तो फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर है ए 75। क्वेश्चन आपके पास होगा व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3000 एंड 525। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. The minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps. तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ताकि वो कंप्लीट स्टेप्स भी लें और उनका डिस्टेंस सेम हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो आप निकाल लीजिए 40 का, 42 का और 45 का एलसीएम। क्या होगा 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7, 45 का 3 इंटू 3 इंटू 5 और इसका एलसीएम क्या होगा? तो यहां पर 2 कितने बार आया है? एलसीएम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम वो प्राइम नंबर देखते हैं जिसका पावर मैक्सिमम हो। तो इन तीनों में 2 का मैक्सिमम पावर किसमें है? इसमें है। तो यहां पर हम लिख दिए 2 क्यूब। अब देखते हैं 3 का मैक्सिमम पावर किसमें है? तो इसमें है। कितने बार है? 2 बार है। तो 3 स्क्वायर। 5, तो 5 एक बार है, 5 एक बार है, 5 लिख दिया। 7 एक बार है तो 7 लिख दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहां पर 8, यहां पर आएगा 9, यहां पर आएगा 45। तो क्या हो गया यहां पर 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 70। 8 9 जा 72 इंटू 5, 360 इंटू 7, 2520। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 2520 यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। याद रखें ये जो सेट बना रहे हैं इसका नाम है ओसवाल और ये सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041। तो आपके पास ये सैंपल पेपर होना चाहिए और आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other. इक्वेशन दिया हुआ है 3x square, क्वेश्चन नंबर 3 माइनस 10x plus k is equal to 0। इसमें हमको k का वैल्यू निकालना है और गिवन है कि रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो लेट 1 रूट, ये मैं समझा रहा हूं आपको रफली कैलकुलेट करना है और जल्दी से कैलकुलेट करके टिक करना है। ये मैं समझा रहा हूं कि कैसे करें। लेट 1 रूट बी अल्फा देन द अदर इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। तो हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे?
हम लोग ये अप्लाई करेंगे, यहाँ अल्फा दिया है, यहाँ 1/अल्फा, यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसमें ये अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इट मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a होता है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ अल्फा की जगह पे अल्फा लिख दिया, बीटा की जगह पे 1/अल्फा लिख दिया, और c की जगह पे यहाँ पर k, a की जगह पर यहाँ पर 3, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। सो करेक्ट आंसर इज a, k इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द nth टर्म ऑफ AP 12 15 18 डॉट 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 99 इज 99 देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू। तो ये AP के फार्मूला से है, nth टर्म का फार्मूला से है, और इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये AP दिया हुआ है 12 15 18 99, ऐसा AP दिया हुआ है, और इसमें ये बोल रहा है इसमें बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, nth टर्म 99 है, तो n क्या होगा, देन n इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये AP में nth टर्म का फॉर्मूला है, तो Tn इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 99, a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12, n हमको निकालना है, और d की जगह कितना दिया हुआ है 3, 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस 3। यहां पर आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे, 99 माइनस 12, और ये 3 को डिवाइड करोगे तो ये आ गया n माइनस 1, और इसको क्या लिखेंगे 87 बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 3 से कट गया 29 से कट गया, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, ये इधर आया 1, क्या आ गया 30। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of the circle with center -2 2 and B is the point with coordinate 3 4 is। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle with center -2 2 and B is the point with coordinates 3 4। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फाइंड, यहां पर एक सर्कल दिया हुआ है ऐसे इस तरह से, और ये हो गया इसका डायमीटर, ये हो गया इसका सेंटर। तो इसमें सेंटर का पॉइंट दे रखा है -2 2, ये सेंटर का पॉइंट दे रखा है। ए का पॉइंट है, इसमें ए का पॉइंट निकालना है, और बी का पॉइंट दिया है 3 4। ए का नहीं दिया हुआ है तो इसको समझ लेते हैं कि x और y है। आपको पता होना चाहिए कि सेंटर, मान लो ये O है, ये सेंटर डायमीटर AB का मिड पॉइंट होता है, बीच वाला भाग होता है, मिडिल पॉइंट। और ऐसे में हम लोग कौन सा फॉर्मूला कोऑर्डिनेट का लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला का सब फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या होगा यहाँ पर x प्लस 3/2 इज इक्वल टू -2, यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया -4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -4 -3 इज इक्वल टू -7। ऐसे ही देखें y के लिए, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, x y की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं -7 0। तो -7 0 आपका इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी -7 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose end points of a diameter are -6 3 and 6 4। इसमें उल्टा दिया है, इसमें a और b का वैल्यू दिया है और सेंटर का निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। यहां दिया है -6 3 और यहां दिया हुआ है 6 4, तो ये सेंटर निकालना है, तो इसमें भी मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लो ये x है, ये y है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
-6 + 6 by 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 4 by 2, इसका आ गया आपको 0/2 इज इक्वल टू 0, इसका क्या आ गया 7/2, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया 0 7/2। तो इसमें 0 7/2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3 5 इन एक्स एक्सिस। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन पूछेगा तो यहां पर जरूर लिखा रहेगा इन एक्स एक्सिस या इन वाई एक्सिस, तो यहां पे लिखा है इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्सिस को मिरर मान के हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, मान लो ये पॉइंट है 5 और ये पॉइंट है -3 3 -5 y y x x डैश -3 5 यानी कि यहां पर इससे हम लोग कितना दूर चले यहां और इससे कितना दूर चले यहां, तो ये है -3 5। तो यहां पर इन एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा ये मिरर हो जाएगा। तो मिरर में हमको पता है इमेज कहां बनता है जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, यानी कि -3 का तो -3 ही हो जाएगा और ये -5 का ये 5 का क्या हो जाएगा -5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका -3 -5। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो गया सी, यहां सी हो गया। आप वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ एग्जाम तक बने रहें। ये गारंटी है आपका 90%, यदि जो अच्छे बच्चे हैं जरूर लाएंगे ऊपर लाएंगे और जो एवरेज बच्चे हैं वो देखते रहिए, उनको 60-75 मार्क्स लाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो यदि ऐसा होता है क्वेश्चन कि इन वाई एक्सिस यानी रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो क्या करते तो यहां पर y को हम लोग मिरर मानते और यहां से डिस्टेंस कितना है इसका -3, तो यहां से कितना हो जाता है यहाँ पर ये हो जाता 3 और ये 5 का 5 रह जाता। तो यदि y एक्सिस से रिफ्लेक्शन पूछता तो 3 5 आंसर होता, पर इन x एक्सिस पूछ रहा है तो -3 और ये 5 का -5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी है 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर the coordinates of the point which is reflection of point -3 5 sorry 8 question number 8 in triangle ABC and DEF angle B is equal to angle E, angle F is equal to angle C and angle and AB is equal to 3D, then the two triangles are, यहाँ 8 नंबर एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF, इसमें बोल रहा है एंगल बी एंगल ई के बराबर है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम जानते हैं कि यदि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी भी दो ट्रायंगल में इक्वल होगा तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ये तो पक्का है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। नेक्स्ट दिया है AB इज इक्वल टू 3DE, यानी यदि यहां पर DX मानते हैं तो AB क्या हो जाएगा 3x। AB दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 3DE, यानी कि यहां पर DX मानते हैं तो AB क्या हो जाएगा 3x। तो इसमें क्या है दोनों ही ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और इसमें एक बात याद रखिएगा कि ट्रायंगल में सिमिलर लिखते समय एंगल्स के ऑर्डर को जरूर ध्यान में रखें। तो यहां पर देखना यह होगा कि DEF सिमिलर लिखे या कुछ और लिखे। देखें A, देखिए B के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा इक्वल है E, तो यहां पर E बीच में लिखेंगे। C के कॉरेस्पॉन्डिंग F इक्वल है तो यहां C की जगह F लिखेंगे। यहां पर A और ये क्या होगा तो यहां D हो गया ऐसे। तो ये दोनों सिमिलर है, तो इसमें AB और DE यदि इक्वल होता तो ये सिमिलर भी होता और कॉन्ग्रुएंट भी होता, पर यहां पर AB और DE इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर तो होगा पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। A कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, रॉन्ग। B सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो करेक्ट ये B करेक्ट ऑप्शन है, तो B इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 इन द गिवन फिगर
O is the center of a circle, PQ is chord and the tangent PR at P makes an angle of 50 degree with PQ, then angle POQ is equal to POQ निकालना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऐसा सर्कल दिया हुआ है, ये सेंटर है O और ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। P से एक टेंजेंट है R और यहां पर इसको ऐसे मिला दिया है। ये एंगल आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, ये एंगल आपका दिया हुआ है 50 डिग्री। तो इसके लिए कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? रेडियस इज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां पर रेडियस क्या है? OP। तो ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक यानी एंगल RPO इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री, जिसमें कि RPQ दिया हुआ है तो हम QPO निकालेंगे। तो एंगल QPO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QPO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आ गया 40 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया? 40 डिग्री। अब देखते हैं इन ट्रायंगल PQO, PQ कैसा ट्रायंगल है? OQ और OP दोनों इक्वल है, Q इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये 40 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? तो ये 40 प्लस 40 कितना हो गया? 80। तो 180 में एंगल O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में हम क्या घटा देंगे? 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इसमें हमारा 100 डिग्री करेक्ट ऑप्शन होगा। तो A 9 का A हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, sec A plus tan A into 1 minus sin A is equal to what? आइडेंटिटी में यदि आपका प्रैक्टिस है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप थोड़ा इसका फॉर्मूला याद रखेंगे और प्रैक्टिस करके रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं होगी। क्या है यहाँ पर? sec A प्लस tan A इंटू 1 माइनस sin A इज इक्वल टू क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, बनाते हैं इसको कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दिया है, यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ सेक ए प्लस टेन ए है, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाई कॉस ए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में मेरा मानना है कि आप कोशिश कीजिए कि हर चीज को साइन कॉस में ब्रेक कर दे, उससे आपका थोड़ा आसान हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। इनटू 1 माइनस साइन ए, तो अब क्या हो गया? इक्वल टू कॉस ए एलसीएम ले लिया, यहां हो गया 1 प्लस साइन ए और ये पहले से है 1 माइनस साइन ए। अब भाई बेसिक फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, यदि आपको बेसिक याद नहीं होगा तो कैसे बनेगा? आप कोशिश करिए, पढ़िए, पढ़ने पर जोर दीजिए, इधर उधर आप ध्यान भटकाना छोड़िए, बस 1 महीना पढ़िए, पूरा फॉर्मूला याद रखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको 90 एंड अबव से कोई नहीं रोकेगा मैथमेटिक्स में। यहां पर क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर ए। यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ये कट गया, क्या बच गया? कॉस ए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है? डी, डी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट इज। तो देखते हैं इसका, एक सर्कल है और ये हो गया सेमी सर्कल, इसमें बोल रहा है कि सेमी सर्कल में लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब। तो देखो इंस्क्राइब तो बहुत सारा ट्रायंगल होगा, देखिए ये ये बहुत सारा ट्रायंगल इंस्क्राइब होगा। अब इसमें चुनना है कि किसका एरिया लार्जेस्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए
यहां से आप देखो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाओ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पर आप देखो, इसमें इसका हाइट पी क्यू आर एस अलग अलग पॉइंट है, क्यू का देखिए, आर का देखिए, एस का देखिए। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें किसका हाइट, बेस तो सबके लिए सेम है, बेस तो सबके लिए ये है 2r यानी कि डायमीटर, तो बेस सबका 2r है, पर हाइट सबका अलग अलग है। तो इसमें देखना यह है कि किसका हाइट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हाइट है इसका, क्योंकि ये r के बराबर है, और r से बड़ा हाइट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, r से बड़ा कर दोगे तो सर्कल से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटू 2r इंटू r, 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया r स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, r स्क्वायर, यानी 11 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए is correct answer. Next है question number 12. In a right circular cone, the cross section made by a plane parallel to the base is. देखिए ऐसे तो ये सिलेबस से बाहर है, फर्स्ट टर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, और इस तरह का कॉमन चीज पूछा है तो बता देना चाहिए क्या है ये। यदि कोन को आप ऐसे कट कर रहे हो, ये ऐसे काट दिया पैरेलल टू बेस, तो ये क्या हो गया, फ्रस्टम हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी फ्रस्टम, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ P denotes the probability of an event A then, तो देखो एक बात याद रख लेना, किसी चीज का होना और ना होना 100% श्योर है या फिर 0%, माइनस में तो नहीं होगा, 100 से ऊपर भी नहीं होगा, वो कहने की बात है 110%, 120%, होने की स्थिति 0 से 100 तक है। यानी यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पूछेगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल देन 0, लेस और इक्वल देन 100। और ये परसेंटेज में पूछेगा तो भी ये क्या हो गया, ये परसेंटेज में हो गया 0 to 100, और यदि परसेंटेज नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0 एंड लेस और इक्वल देन 1। तो आपको देखना है कि यहां पर क्या दिया है, तो यहां परसेंटेज में नहीं दिया है, यहां 0 से 1 में दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी, सी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, सी इज करेक्ट ऑप्शन। Probability of any event is greater or equal than 0 and less or equal than 1. Now question number 14. If the perimeter of a circle is half to that of a square, then the ratio of the area of the circle to the area of a square. देखिए एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, मान लो इसका रेडियस r है और इसका साइड a है, तो इसे बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा, 2 पाई r, हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, यानी ये जो है स्क्वायर का हाफ है, ए स्क्वायर बाई, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4a, सॉरी इसका पेरीमीटर क्या हो गया 4a, और इसका हाफ है ऐसे, यानी सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस हाफ है स्क्वायर के पेरीमीटर का, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 into a, 4 into साइड, तो 4 into a by 2 is equal to 2 pi r। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 4 pi r is equal to 4a, 4 4 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या आया यहां पर pi r, a का वैल्यू क्या आया pi r। अब यहां पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है pi r स्क्वायर टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का तो a स्क्वायर होता है, पर यहां पर हमने पाई आर स्क्वायर बाई क्या लिखा है, a का वैल्यू कितना आया पाई आर, तो a स्क्वायर की जगह हमने लिखना है पाई आर का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना 1 बाई पाई, तो पाई का वैल्यू कितना है 22, तो 7 ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/22, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7:22, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन 7:22।
क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा दिया हुआ है, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यह है आपका क्लास, यह है आपका फ्रीक्वेंसी। यहां पर क्लास लिखा हुआ है 05, 510, 1015, 1520, 2025, 10, 15, 12, 29। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ अ मीडियम क्लास एंड मॉडल क्लास इज। तो सम ऑफ लोअर लिमिट, तो पहले तो इसमें मॉडल क्लास पता चल गया कि कौन सा है मॉडल क्लास, ये है मॉडल क्लास, ये है मॉडल क्लास। तो मीडियन क्लास निकालना होगा। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है। तो हम लोग यहां पर निकालते हैं, ये क्या है, CF निकालते हैं, ये है 10। CF निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25। 25 प्लस 12 कितना हो गया, 37। 37 प्लस 20 कितना हो गया, 57। 57 प्लस 9 कितना हो गया, 66। तो 66 का क्या करते हैं हम लोग, हाफ करते हैं, कितना आया, 33। अब 33 से जस्ट ग्रेटर कौन है, तो 37, ये वाला, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। तो मॉड क्लास का लोअर लिमिट कितना आ रहा है, 15। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना आ रहा है, 10। तो 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25। तो करेक्ट ऑप्शन इज 25। कहां दिया है 25, ये बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are 21/8 and 5/16 respectively is। तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहां एक्स लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 21/8, यहां लिख दीजिए 21/8 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 5/16, यहां पर लिख दो 5/16 इज इक्वल टू 0। और इसको यदि आप, अच्छा ये पॉलिनोमियल की बात कर रहा है तो यहां पर हम 0 नहीं डालेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहां पर क्या हो गया, आप 16 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5 1/16, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1/16 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5, यानी कि बी, आंसर बी इसका करेक्ट होगा, आंसर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखो भाई पढ़ाई क्या है ना, कि पढ़ाई में यदि आपको नींद नहीं आए तो क्या करो, बुक लेके शुरू हो जाओ, नींद आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से भागना चाहते हैं, पढ़ाई बड़ा तपस्या है, कंसंट्रेशन है, और इसमें बहुत का मन नहीं लगता है, दिमाग मन बड़ा चंचल है, इधर उधर घूमते रहेगा। आप बुक लेके बैठ जाओ, एक लाइन पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो और फिर शुरू हो जाओ, पूरी दुनिया घूमते रहो, कभी चांद पे जाओ, कभी मंगल पे जाओ, कभी दिल्ली जाओ, कभी अमेरिका जाओ, कभी लंदन जाओ, और घूमते रहेगा दिमाग। तो ये मन को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी आपकी है, आप उसको कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ध्यान को लगाओ। इससे बहुत बड़ा जरूरी चीज जो है उसमें इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट जगाओ, ये करना है हमको, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो आपका मन इधर उधर नहीं घूमेगा और पढ़ाई पे लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 484 इज। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पर है, फैक्टराइजेशन आप सभी को आता है, तो आप 2 का नंबर ऑफ पावर निकाल सकते हो। 484 फैक्टराइज करो, 2 से लगाओ 242, सॉरी फिर 2 से लगाओ 121। अब देखिए यहां पर हमें सिर्फ 2 का पावर निकालना था, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 484। तो अब इसके बाद तो 2 से लगेगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं 1 to 1, तो मेरा नंबर ऑफ 2 कितना आया, तो इसका एक्सपोनेंट क्या आया 2। तो आगे हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम कम देना है, यहां से हम टिक लगा देंगे, बी इज करेक्ट, यानी कि 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, a vessel having 30 meter cube of water is emptied through 2 openings, one small and the other large. Water flows out through the smaller opening at the rate of u meter cube per hour
and through the larger one at the rate of v meter cube per hour. Given that 3u plus 2v is equal to 70 and that the vessel gets fully emptied in 1 hour, what is v? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये जान लीजिए, एक टैंक है या बर्तन है, कंटेनर है, जो भी समझिए, उसमें पानी रखा हुआ है। उस पानी में उसका पानी का अमाउंट है 30 मीटर क्यूब, यानी पानी का वाटर का वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, और दो उसमें नल लगा हुआ है, ओपनिंग या होल बना हुआ है, एक छोटा और एक बड़ा, जिससे कि वाटर फ्लोज आउट हो, बाहर निकलते जाए। एक नल की कैपेसिटी है वो यू मीटर क्यूब, 1 घंटा में कितना खाली कर देगा? 1 आवर में यू मीटर क्यूब, यानी यू मीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी निकाल देगा। और दूसरे वाले में वी मीटर क्यूब का वॉल्यूम बाहर निकाल देगा, जो लार्जर वाला है, लार्जर वाला, स्मॉलर वाला यू मीटर क्यूब और लार्जर वाला वी मीटर क्यूब से बाहर निकाल रहा है 1 घंटे में। और एक दिया हुआ है यहां पर 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 70। ये देखो, ये ऐसा टैंक है और इसमें एक छोटा और एक बड़ा सा होल बना हुआ है, जिससे पानी बाहर आ रहा है। इससे पानी क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। ये यू मीटर क्यूब पर आवर और ये वी मीटर क्यूब पर आवर से पानी को बाहर निकाल रहा है, यू मीटर क्यूब पर आवर और ये वी मीटर क्यूब पर आवर। तो पूछता है कि पूरा जो टैंक है वो 1 घंटे में खाली हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? इसमें 1 घंटे में खाली हो जा रहा है, तो देखना ये है कि 1 घंटा में ये स्मॉलर वाला कितना पानी खाली किया, तो ये तो दिया हुआ है यू मीटर क्यूब, यानी यू, ये 1 घंटा में यू खाली करेगा, और दूसरा वाला 1 घंटा में कितना खाली करेगा? दूसरा वाला, और टोटल इसका कितना अमाउंट है? 30 है, 30 मीटर क्यूब है। दूसरा वाला 1 घंटा में कितना खाली करेगा? v मीटर क्यूब। तो दोनों मिलाकर कितना खाली किया? 30, यानी u प्लस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30। अब ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और v या u का वैल्यू जो भी पूछ रहा निकाल लो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको भी काटना हो, हमें वैल्यू लाना है v का। तो डायरेक्ट हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया? 3u प्लस 3v इज इक्वल टू 90, और इसमें ये सबट्रैक्ट कर दो, इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा? यहां u होगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 70। देखो यहां माइनस कर दो भाई, ये कट गया, ये हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं। 3v माइनस 2v, v 90 माइनस 70 20। तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है, u निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बर्बाद करना नहीं है। इसमें v पूछ रहा है, तो v का वैल्यू कितना आएगा? 20 इज करेक्ट, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। 18 का क्या आंसर हो गया? बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन। तो देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें असर्शन क्या दिया हुआ है? इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर बोथ पॉजिटिव, देन a b एंड c ऑल हैव द सेम साइन। देखो भाई, if the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both positive, यानी अल्फा और बीटा ये दोनों पॉजिटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव आने के लिए क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये होना चाहिए, ताकि ऐसे जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। तो दोनों को पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या आ रहा है भाई? जरा देखना, कंडीशन ये आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी इसके लिए ये नेगेटिव होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें दिया है इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर बोथ पॉजिटिव, देन a b c ऑल हैव द सेम साइन। तो a b c ऑल हैव द सेम साइन, पर यहां पर तो ये गलत आ रहा है, यहां पर सेम साइन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या दिया हुआ है? ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। सेकंड बोल रहा है इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस से बाहर है, फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो हम देख लेते हैं इसको। इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म्स। कैसे निकालेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल? यहां पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहां पर क्या लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये बनेगा ऐसे। पॉलिनोमियल की बात है तो ये जीरो नहीं लिखा। अब यहां पर बोल रहा है कि इसमें टू ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, इसमें दो जीरो हो जाएगा। मान लो अल्फा और बीटा जीरो है, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू जीरो और बीटा इज इक्वल टू जीरो है। देखो ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यानी ये पूरा टर्म खत्म हो गया, अल्फा प्लस बीटा ये भी जीरो हो गया। यहां पर अल्फा बीटा जीरो है पर एक्स क्यूब माइनस गामा तो बच रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसमें रीजन करेक्ट बोल रहा है। रीजन क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है, ये सही है। पर असर्शन ए और रीजन आर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। इसमें तो डी ऑप्शन सही है क्योंकि असर्शन ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है या पूरा नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं ताकि आपका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है असर्शन ए, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन नंबर 20। देखो भैया इसमें दिया है tn इज इक्वल टू 2n+1। जरा क्वेश्चन को अच्छे से समझना। nth टर्म दिया हुआ है 2n+1, then the sum of its first three terms is 15। तो फर्स्ट थ्री टर्म निकालते हैं ना, t1 क्या हो गया, 2 1 जा 2 + 1 3, t2 2 2 जा 4 + 1 5, t3 3 2 जा 6 + 1 7। सबको सम करो, 7 + 5 12 + 3 15। तो भाई असर्शन तो करेक्ट दिया हुआ है, ये करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड में है the sum of first 16 terms of the AP 10 6 2 is -320। तो ये AP दिया हुआ है, इस सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। AP क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 10 6 2, इसका ऐसे AP दिया हुआ है, इसका सम -320 आ रहा है, सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें कितना टर्म्स है, 16 टर्म्स, तो सम ऑफ 16 टर्म्स -320 दिया हुआ है। तो सम का फार्मूला क्या होता है, n/2, यानी कि लिखेंगे यहां पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू -320। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहां पर 16 है तो क्या हो जाएगा 8 2a, तो 10 2 जा 20 प्लस n-1 यानी 16 - 1 यानी 15, और d कितना दिया हुआ है -4। देखिए हर बार घट रहा है, तो d कितना दिया हुआ है -4, और ये मिलाकर कितना हो गया -320। हम लोग चेक कर रहे हैं कि रीजन सही है या गलत। तो यहां पर क्या हो गया 8 इंटू 15 चौके 60 -60 प्लस 20 कितना हो गया -60 प्लस 20 हो गया आपका -40। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -320, यानी ये आपका करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। पर भाई क्वेश्चन नंबर ए अलग क्वेश्चन था, मतलब ये असर्शन का टॉपिक अलग था, इसका टॉपिक अलग है। ऐसा थोड़ा है कि सभी एपी में 3 टर्म का सम 15 आता है, ऐसा तो होगा नहीं। यहीं पर देख लो 10 + 6 16 और +2 18, यानी इसमें ए भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन दोनों का कनेक्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो इस वीडियो को एक बार और देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, या फिर आप नोट कर लें जहां भी आपको नोट करना हो, और इस सेट से आप प्रैक्टिस करें। कोई भी प्रॉब्लम होगा हम फिर वीडियो लेकर आएंगे, और इसमें पहले तो इस सेट को पूरा खत्म कर देंगे। तो पहला ये था सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगली बार वीडियो लेकर हम आएंगे, उसमें हम सेक्शन बी यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से क्या होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या फॉर्मूला आप मिस कर रहे हो, तो वो रिमाइंड हो जाएगा। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं। आगे भी आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और ये मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। आप सिर्फ वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।